हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा हो सके। इसी पर्पस के लिए हमने जो ये एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके लिए आपके लिए जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे थे। कल आपका AIB 18 का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आप सभी कैंडिडेट का काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी AIB 18 के एग्ज़ाम में पास होंगे। कोई भी फेल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी इजी एग्ज़ाम जो है आपका आया था। अब हम चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो APO हो, चाहे वो JLO हो, चाहे वो LLB LM एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इसलिए आपको डेली कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आप उस चीज़ से जुड़े रहें और आपको जो है क्वेश्चन जो है अच्छे से याद रहे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये जवाब सही है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इस सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। ये जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है ये हमें हेल्प करती है जब हम कोई इंटरव्यू भी फेस करते हैं। उस इंटरव्यू में भी हमें कुछ इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस बारे में बात की गई है। तो इसलिए हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज से हम जो वीडियोस बनाने वाले हैं उसमें हम जो फोकस रखेंगे अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को। जुडिशरी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा हो, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी कैंडिडेट का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी जो मंडे टू फ्राइडे की क्लास होगी उसमें हम कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सैटरडे और संडे की क्लास में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की। 19 डायरेक्ट से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी। फर्स्ट ऑप्शन है attested by at least two witnesses, one of which shall be a member of the family arrested. Second option है uh, attested by at least two witnesses, one of which is a member of a family of a person arrested and other a gazetted officer living in the locality where the arrest is made. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? attested by at least one witness who is a member of the family of a person arrested or a respectful member of the locality where the arrest is made and shall be counted by the person arrested. And fourth option है as far as may be possible in the circumstance in which arrest is made and attested by at least one witness. जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है यानी कि पहले अगर हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की है तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब जरूर पता होगा। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में अगर आपने सेक्शन पढ़ी है तभी आपको इसका जवाब पता होगा। हिंदी में भी इसको एक बार समझ लेते हैं क्योंकि जिन कैंडिडेट को इंग्लिश में अभी समझ नहीं आया उनके लिए हिंदी ट्रांसलेशन भी है, वो हेल्प करेगा उनको और अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस करके रखिए और पेशेंस के साथ हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली हैं और इसमें इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? की गिरफ्तार करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी को
गिरफ्तारी का ज्ञापन यानी कि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट की बात की जा रही है, तैयार करना होगा। पहला ऑप्शन है कम से कम 2 गवाह के द्वारा प्रमाणित, जिसमें से एक गवाह परिवार का सदस्य होगा। सेकंड ऑप्शन है कम से कम 2 गवाह के द्वारा प्रमाणित, जिसमें से एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है और दूसरा उस इलाके में रहने वाला राजपात्रिक अधिकारी है जहां गिरफ्तारी की गई है। थर्ड ऑप्शन है कम से कम एक गवाह के द्वारा प्रमाणित, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस इलाके का सम्मानित सदस्य है जहां गिरफ्तारी की गई है। एक सम्मानित सदस्य है जहां गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा प्रति हस्तांतरित किया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है जहां तक संभव हो, जिन परिस्थिति में गिरफ्तारी की जाती है उसे कम से कम एक गवाह के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में सबसे पहले तो आपको रिलेवेंट सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और वो हमारे रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी ऑफ CRPC, यानी कि CRPC से क्वेश्चन लिया गया है। जब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ा होगा तभी आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन भी बनता है तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। अगर आपके पास बेरेक्ट है तो प्लीज़ आप बेरेक्ट ओपन कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप देख रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए एक ही बार पढ़ने से। जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की सब हेडिंग क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। वो बात करती है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में, वो बात करती है जो अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज है, तो यानी कि अरेस्ट करने के समय पर उसको क्या क्या चीजें करनी होगी। तो इसी के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में बात की गई है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो वहाँ पर उसका नाम जो है विजुअली दिखना चाहिए, जो पर्टिकुलर ऑफिसर उसे अरेस्ट कर रहा है, ताकि उसे आइडेंटिफाई करने में फैसिलिटी हो सके। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट यही बात कह रहा है कि मेमोरेंडम जो प्रिपेयर किया जाएगा जितने भी पुलिस अधिकारी के द्वारा जब वो अरेस्ट कर रहे हैं तो एक विटनेस के द्वारा उसे अटेस्ट किया जाएगा, और जो कि उस पर्सन उस अरेस्ट पर्सन का फैमिली मेंबर है या फिर लोकेलिटी में एक रिस्पेक्टफुल मेंबर है जहां पर अरेस्ट बनाया जा रहा है। और इसी पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने अभी बताया, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस the memorandum is arrested by the member of the family, relative, friends by him to be informed of his arrest। यानी कि मेमोरेंडम अरेस्ट करने से पहले, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को तैयार करते वक्त या उसे तैयार करने से पहले क्या किया जाएगा, उसके रिलेटिव को उसे जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही इस पर्टिकुलर सेक्शन से संबंधित जो हमारी मेन सेक्शन है वो आती है हमारी सेक्शन नंबर 41। 41 क्या कहती है कि कब अरेस्ट बनाया जाएगा बिना वारंट के, कब अरेस्ट बनाया जाएगा बिना वारंट के, व्हेन पुलिस में बी अरेस्ट विदाउट वारंट। और इसी को आगे जो है डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर। पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर 41A, सेक्शन नंबर 41B कैपिटल बी, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी।
तो ये इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटेल में डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन को यानी कि सेक्शन नंबर 41B को डिटेल में डिस्कस किया, कौन कौन से पॉइंट इसमें निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये किस चीज़ से डील करते हैं। मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए की, तो ये बात करता है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को नोटिस भेजते हैं, उसे बुलाने के लिए उसकी ज़रूरत है किसी केस में, तो ऐसे में उसे बुलाने के लिए नोटिस भेजा जाता है 41 कैपिटल ए के अंदर, जिसकी सब हेडिंग है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर। सेकंड पॉइंट है हमारा सेक्शन 41 कैपिटल बी। इसका आपको पता चल गया, जो बात करता है अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा और जो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी की। तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उन पर्टिकुलर कंट्रोल रूम के अंदर जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन को कॉन्स्पिशियस प्लेसेस पर जो है बोर्ड पर अफेक्स किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है इस ऑफेंस के अंदर। जब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी की, तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इस तरीके के क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये बात करती है कि इंटेरोगेशन के समय अक्यूज पर्सन का ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट की प्रेजेंस में अपने चॉइस के अनुसार इंटेरोगेशन करवा सकता है, जिसकी सब हेडिंग क्या है? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज ओवन चॉइस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट बन जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है वो पता चल जाए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी बन रहा है तो आप यहाँ से रिवाइज कर ले और आने वाली वीडियोस में अगर किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन आता है तो आप उसका क्वेश्चन का जवाब आपको उसे पहले से ही पता हो। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। When an offense is committed in the presence of a magistrate within his local jurisdiction, he may, फर्स्ट ऑप्शन है only direct a police officer posted in the police station within his local jurisdiction to arrest the offender. सेकेंड ऑप्शन है order only a gazetted officer to be arrest the offender. थर्ड ऑप्शन है himself arrest and order any person to arrest the offender and फोर्थ ऑप्शन है none of the above. हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई भी अपराध उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जाता है तब वह क्या स्टेप वो है ले सकता है, क्या वो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा यहाँ पर जो है कदम उठाए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी को वो निर्देश करेंगे। सेकंड ऑप्शन है किसी भी राजपात्रिक अधिकारी को ही अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देंगे। थर्ड ऑप्शन है अपराधी को स्वयं गिरफ्तार करना या फिर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देना, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा किस पर्टिकुलर सेक्शन से लिया गया है। तो सेक्शन नंबर है हमारी 44 ऑफ CRPC की।
सीआरपीसी की। आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, जो बात करता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर, जब भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कोई भी अपराध कमिट होता है, तो ऐसे में उनके पास पूरी पावर है कि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन को वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं, सव्य भी या फिर किसी भी अधिकारी को, किसी भी पर्सन को यह ऑर्डर कर सकते हैं कि उस अपराधी को वो पकड़े। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 3। और इस पर्टिकुलर सेक्शन को 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी भी मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो, अगर उनका लोकल ज्यूरिडिक्शन वहां पर बन रहा है, अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है लोकल ज्यूरिडिक्शन, तो अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के अनुसार अंदर, तो वो उसको, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जिसने अपराध कमिट किया है, या फिर किसी भी पर्सन को उस ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए वो निर्देश दे सकते हैं। यहाँ पर साथ ही बेल के रिगार्डिंग भी प्रोविजन की बात की गई है कि बेल के एस्पेक्ट में भी उस ऑफेंडर को कस्टडी में, उसको, उस ऑफेंसर को, उस ऑफेंडर को कस्टडी में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो जो मजिस्ट्रेट है वो इस तरीके के प्रोसीजर के लिए वारंट इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ वारंट की बात इस पर्टिकुलर पॉइंट में की गई है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये 2 ही पॉइंट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। टोटली 2 ही पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड कहां से कहां तक के सेक्शन है। तो 41 से हमारे स्टार्ट होते हैं और 68 तक हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो इसको एक बार आप डायरेक्ट से एक बार सब हेडिंग को रिवाइज कर लीजिए कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन किस बारे में बात करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन कैलकुलेटिंग fraction of a term of punishment, section 57 of Indian Penal Code prescribe that imprisonment for life shall be reckoned as an equivalent to the imprisonment। यानी कि सिंपल सी बात कही गई है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। सजा की शर्तों के अंशों की गणना में भारतीय दंड संहिता की धारा 57 निर्धारित करती है कि आजीवन कारावास के बराबर माना जाएगा। कितने वर्ष की सजा को, कितने वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास के बराबर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है हमारा 20 साल। लेकिन हमें ये क्वेश्चन तो पता है एक्चुअली में ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है। यहाँ पर तो पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन है। अगर यहाँ पर मेंशन नहीं हो और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी लाइफ इम्प्रिजमेंट को जो है 20 साल कंसीडर किया जाता है किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सेक्शन नंबर 57 में जो बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं कि हमारी पनिशमेंट कहां पर डिफाइन की गई है। एज एक्सपेक्टेड आने वाला क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर 53 है हमारा, वो डील करता है पनिशमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करें तो कितने प्रकार की है, 1 2 3 4 एंड 5 प्रकार की हमारी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में आ जाती है। पहली हमारी आती है डेथ पेनल्टी, सेकंड हमारी आती है लाइफ इम्प्रिजमेंट, थर्ड हमारी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिगरस इम्प्रिजमेंट और हमारा सिंपल इम्प्रिजमेंट।
फोर्थ आती है हमारी फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फिफ्थ आती है हमारा फाइन। ये सारी पनिशमेंट हमें देखने को मिलती है किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 53 के अंदर। आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच द फाइन में बी एक्सटेंड, then the amount of fine to which the offender is liable is prescribed as। फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख तक लिमिटेड होगा, लिमिटेड अप टू ₹1,00,000। सेकेंड ऑप्शन है जो है लिमिटेड होगा टू ₹15,000। थर्ड ऑप्शन है लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। फोर्थ ऑप्शन है अनलिमिटेड बट इट इज डायरेक्टेड नॉट टू बी एक्सेसिव। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के तहत जहां कोई भी राशि व्यक्त नहीं की गई है जिसके लिए जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, तो जुर्माने की वह राशि जिसके लिए अपराधी उत्तरदायी है इस प्रकार निर्धारित की जाएगी। 1 लाख रुपए तक सीमित होगी, 50,000 तक, या फिर उस राशि तक सीमित रहेगी जो कि रिलीवेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, ये उपरोक्त सरकार ने निर्धारित उसे किया है, या फिर असीमित होगी लेकिन अत्यधिक ना होने का निर्देश दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना होगा, सेक्शन नंबर 63 को, जहां पर आपको बात की गई है अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में, अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में। और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इतना ही जानना आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इनफ है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है whose statement the whole statement is admissible। सेकंड है only the portion of statement which lead to the discovery is admissible। थर्ड ऑप्शन है both 1 and 2 are admissible। फोर्थ ऑप्शन है none of the above। हिंदी में क्या अर्थ है। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत क्या संपूर्ण कथन स्वीकार्य है या कथन का केवल वही हिस्सा जो खोज की ओर से लाया जाता है, यानी कि कोई चीज डिस्कवर की गई है, उससे कोई चीज आपने डिस्कवर कर ली है स्टेटमेंट से, तो वही रिलेवेंट होगी। तो इस पर्टिकुलर के सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में बात किस बारे में बात करती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो कहती है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज पर्सन मे बी प्रूव्ड, यानी कि कितनी इंफॉर्मेशन अगर हम एक्यूज से ले तो उसे हम साबित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं जो सब हेडिंग है मैं वो एक बार आपको एज इट इज प्रोनाउंस कर देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज टू एज डिस्कवरी इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव from a person accused of any offense in the custody of the police officer, so much of such information, whether it amount to an confession or not, as related distinctly to the fact and thereby discovery may be proved। यानी कि किसी भी एक्यूज्ड ने कोई स्टेटमेंट दी है कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस का वेपन जो है वहां पर रखा हुआ है, तो ये जो ऑफेंस के इंस्ट्रूमेंट के संबंध में उस पर्टिकुलर एक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी है तो उसे प्रूव किया जा सकता है, उसे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रूव किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। A dying declaration to be admissible and may be made to। dying declaration पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है लेकिन पूछा जाता है। तो
पर्टिकुलर सेक्शन कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए? सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 1 जो बात करती है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। ये पर्टिकुलर सेक्शन ही डाइंग डिक्लेरेशन से डील करती है। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 32 को, तो वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन ना देते हुए कुछ और स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है केस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ रिलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड, यानी कि जो मर चुका है उसकी स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और जो नहीं मिल पा रहा है उसकी स्टेटमेंट भी रिलीवेंट होगी, एंड एक्सेट्रा इज अ रिलीवेंट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप फिर डायरेक्ट से भी रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? व्हेन इट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ, जो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि किसी की डेथ हो जाना, उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट दे देना, वो रिलीवेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसेबल मेड टू, किसको दी गई है? मजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को, पुलिस ऑफिसर को। जी बिल्कुल, सभी को रिलीवेंट माना जाएगा, और इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। और इस पर्टिकुलर सेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वो उसके बिजनेस के दौरान कोई स्टेटमेंट दी गई है, इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद है मेकर का कोई इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दी गई है, या फिर गिव ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट, कस्टम, मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, और काफी पॉइंट है, आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आऊं, डिटेल में आपको डिस्कस करूं, तो आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसी तरीके से वीडियो लाइए, या किसी और तरीके से आप वीडियो चाहते हैं तो हम उस तरीके से भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे।